तो देखते हैं घटक ETS के विभिन्न घटक क्या क्या है, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो इसमें देखिए विभिन्न घटक होते हैं। एक तो होता है FMN2, ठीक है। इसके अलावा कोएंजाइम Q होता है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं यूबीक्विनोन या यूबीक्विनोन, ठीक है, यूबीक्विनोन होता है। इसके अलावा तथा विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं। जैसे साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 होते हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम होते हैं। तो ये हमने इसकी मुख्य बातें आप देख ली हैं। अब हम चलते हैं ETS। तो पहले हम इसकी एक रूपरेखा देखेंगे किस तरह से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल के दौरान, तो उस दौरान कितने पद होते हैं ऑक्सीडेशन के, 5 पद होते हैं, ठीक है। तो पहला है देखिए पायरुवेट, पहला पद तो ये हो गया। दूसरा है आइसोसिट्रिक, ठीक है। तीसरा है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और चौथा क्या हो गया, चौथा हो जाता है मैलेट। ये तो हो जाते हैं NaDH2 के अपचयन के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। NAD जो है उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा NaDH2 में, ठीक है, हो गया। NaDH2 में अपचयन हो जाएगा। उससे आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे फिर देखिए इससे आगे जो है हाइड्रोजन युग्म का विस्थापन होगा। हाइड्रोजन युग्म का विस्थापन होने के दौरान आगे फिर जो है साइटोक्रोम के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनों के साथ कहाँ पहुँचते हैं, साइटोक्रोम, ठीक है। और फिर ये पहुँचते हैं ऑक्सीजन तक और ये हो जाता है जल का निर्माण, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। ये हो गया। तो 4 पद तो ये हो गए, और एक पद मैंने आपको बताया था कि जो एक पद होता है वो होता है सक्सीनेट। ये तो 4 हो गए इसके लिए, और एक पद होता है सक्सीनेट के लिए। तो सक्सीनेट वाला पद क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन का रिलीज होना, उसके बाद FADH2, ठीक है, हो गया, इसका अपचयन हो गया। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो बाहर निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इसके साथ पहुँच जाते हैं। क्लियर। तो आगे ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस दौरान देखिए यहाँ से लेकर ये वाली, जो यहाँ से लेकर ये सारी जो प्रक्रिया है ये तो होती है ETS में, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये होती है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल में। ये इसका सार हो गया एक तरह से। हम देखें तो दोनों हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का एक तरह का ये सार है, ठीक है। इसमें क्या है इस सार में कि जो ऑक्सीडेशन है वो तो क्रेब्स साइकिल में हो रहा है,
5 ऑक्सीकृत पद हैं। इस दौरान जो हाइड्रोजन युग्म और इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होकर के NADH2 और FADH2 का अपचयन करते हैं। फिर इन NADH2 और FADH2 का फिर आगे ETS में ऑक्सीडेशन होता है, और ETS में जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये विभिन्न प्रकार के वाहकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचते हैं, ऑक्सीजन तक पहुँचते हैं, और जल का एक अणु का निर्माण होता है। और इस दौरान ऊर्जा भी क्या होती है, ATP क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ATP का निर्माण होता है। तो ये सारा प्रक्रम कहाँ होता है, ETS में होता है। ये सारा प्रक्रम इधर होता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो अब हम देखिए, हम जानेंगे किस तरह से ये सारा प्रोसेस है, किस तरह से ये होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें ऑक्सीडेशन होगा इस तरह से। तो ऑक्सीडेशन में इन पदों से हाइड्रोजन युग्म निकल करके आगे NAD का और FAD का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं NADH2 और FADH2 में। ये NADH2 और FADH2 बन गए क्रेब्स साइकिल में। ये यहाँ पर बने हुए, आगे फिर इनका ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पर, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। इस दौरान इनमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होगा। इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों के माध्यम से ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं, हाइड्रोजन भी पहुंचते हैं, फिर जल का एक अणु बन जाता है। और इस दौरान जब वाहकों में एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो इस दौरान ATP का निर्माण भी होता है, क्योंकि ऊर्जा का विमोचन होता है जो कि ATP निर्माण के लिए प्रयुक्त हो जाती है। तो 4 पद तो इसके हैं और 1 पद इसका है। ये आपको याद रखना है। सक्सीनेट वाला जो है ये करता है FADH2 का अपचयन। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बना लेते हैं ETS। तो देखिए कैसे बनेगा ये। सक्सीनेट के बारे में हम पहले जानेंगे। फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, जब सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हाइड्रोजन युग्म और इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर होता है, जो कि कहाँ पर पहुँच जाते हैं, FAD को पहुँच जाते हैं, और FADH2 का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से अपचयन होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, साथ साथ फेरेट या आयरन भी होता है ना, तो आयरन का भी काम है। ओह सॉरी, यहाँ नहीं लगेगा ये। Fe। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलीज हुए हैं। ठीक है, इसके बाद UB क्विनोन को पहुँचते हैं, UB। ठीक है, इस तरह से UB को पहुँचते हैं, और UB से फिर आगे कहाँ जाएंगे, ये बाकी चारों का सहयोग करेंगे। कैसे करेंगे, ये है, ये तो 1 पद हो गया, और बाकी के 4 पद हम यहाँ बनाते हैं। तो ऑक्सीडेशन के बाकी के 4 पदों को हम इस तरह से लिख देते हैं। AH2 जो है इस प्रकार से इसको एक साथ संयुक्त रूप में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये पहुंच जाएंगे आगे कहाँ, NAD को। तो NADH2 का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। NADH2 का अपचयन इस प्रकार से हो गया। इसका अपचयन होने के दौरान देखिए अब आगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले अब आपको याद रखना है कि NADH2 से हाइड्रोजन का ट्रांसफर, यहाँ से ये देखिए हाइड्रोजन निकल गए हैं, और ये हाइड्रोजन किसको प्राप्त हो गए हैं, NAD को प्राप्त हो गए हैं। तो NADH2 से आगे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में यहाँ पर क्या देखिए NADH2 से हाइड्रोजन जो है वो निकल चुकी हैं और NAD का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकल करके कहाँ पहुँच जाएंगे, ये हाइड्रोजन निकल करके किसके पास पहुँच जाएंगे, फ्लैवोप्रोटीन के पास पहुँच जाएंगे।
यानी ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पहुँच गए हैं, इस FMN के पास पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो FMNH2 का निर्माण हो जाएगा, ये इधर इसके पास पहुंच गए FMN के पास, जो कि क्या है, एक फ्लेवो प्रोटीन है। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अपचयित फ्लेवोप्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन विभिन्न वाहकों से होते हुए कहां पहुंचेंगे, साइटोक्रोम A3 तक पहुंचते हैं और साइटोक्रोम A3 से अंततः इलेक्ट्रॉन O2 को ट्रांसफर हो जाते हैं और जल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस दौरान देखिए कुछ स्थानों पर ATP का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए कैसे पहुंचते हैं ये। ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ये साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, इस तरह से ये आगे गति करेंगे अब इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया साइटोक्रोम B। ठीक है, साइटोक्रोम B से आगे जाएंगे ये साइटोक्रोम C पर। साइटोक्रोम C हो गया। फिर साइटोक्रोम A हो गया। दिखाई दे रहा है क्या इधर? हाँ, दे तो रहा है। साइटोक्रोम A3 हो गया। ठीक है, और फिर इससे ये ऑक्सीजन को पहुंच जाएंगे और H2O का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, आई होप दैट आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। एक तो यहाँ पर निर्माण होता है जब NADH2 से हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है फ्लेवोप्रोटीन को, तब ATP का एक अणु बनता है, यानी यहाँ पर ATP का एक अणु बनता है। ठीक है, तो ADP प्लस P है, ये बन गया एक ATP। क्लियर? अब बाकी दो और बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? एक तो बनता है साइटोक्रोम B और C के बीच में, यानी यहाँ पर बनता है। ये किस दौरान ATP का निर्माण होता है ये भी आपको याद रखना है। कौन से वाहकों के मध्य होता है?
तो ADP प्लस PI, ठीक है। और दूसरा कब बनेगा, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 को जब ये ट्रांसफर होते हैं तब, यानी यहां पर। ठीक है, ये तो सारा प्रोसेस ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए, जब UB से आगे हाइड्रोजन युग्म का विस्थापन होगा, यानी यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन युग्म इस तरह से बाहर आ जाएंगे और ये फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, ये पहुँच जाते हैं यहाँ। ठीक है, फिर आगे जल का निर्माण हो जाता है। तो ATS आपके सामने है, शुरुआत से देख लेते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा क्रेब्स साइकिल के दौरान, उस दौरान 5 पद होते हैं। 4 पदों में NADH2 का और 1 पद में FADH2 का अपचयन होता है। फिर FADH2 और NADH2 ये दोनों पहुँचते हैं कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पर उसकी आंतरिक झिल्ली पर इनका ऑक्सीडेशन होता है, इस तरह से उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो एक पद देखिए ये वाला जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सिनेट जो है फ्यूमेरेट में बदलेगा, जो FADH2 का निर्माण होता है। तो यहाँ से फिर आगे ETS का प्रोसेस है ये यहाँ पर। तो ETS का जब निर्माण होगा तो इससे ये UV रेड में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये 4 पद इसके हैं। तो यहाँ पर देखिए NADH2 से फिर हाइड्रोजन युग्म निकल कर के FMN यानी फ्लेवोप्रोटीन को पहुँचेंगे, जिससे FMNH2 का निर्माण हो जाएगा, यानी FMNH2 अपचयित हो जाता है और NADH2 का परिवर्तन किस में हो जाता है, NAD में हो जाता है। ठीक है, अब अपचयित फ्लेवोप्रोटीन से, ये अपचयित फ्लेवोप्रोटीन है, तो अपचयित फ्लेवोप्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन विभिन्न वाहकों से होते हुए, ये विभिन्न वाहक हैं जिसमें UB है, साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है। तो ये विभिन्न वाहकों से होते हुए अंततः ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, हाइड्रोजन पहुंचते हैं और जल का निर्माण हो जाता है। तो इस ट्रांसफर के दौरान कुछ स्थानों पर ADP फास्फेट से संयुक्त होकर के ATP का निर्माण करती है। ठीक है, ADP फास्फेट से संयुक्त होकर ATP का निर्माण करती है। तो पहला जो स्थान है वो क्या है, वो है NADH2 से जब आगे फ्लेवोप्रोटीन को, NADH2 से फ्लेवोप्रोटीन को जब हाइड्रोजन युग्म ट्रांसफर होंगे उस दौरान ATP का निर्माण होगा। इसी प्रकार साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो इस दौरान ATP का निर्माण होगा, और साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार NADH2 के प्रत्येक अणु से 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। क्लियर? और FADH2 से कितने ATP का निर्माण होता है, 2 ATP का निर्माण होता है। ETS में सहकारकों के ऑक्सीडेशन के दौरान ATP निर्माण की ये सारी प्रक्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सहकारकों की उपस्थिति में या सहकारकों के ऑक्सीडेशन के दौरान इस प्रकार से जब ATP का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 कॉम्प्लेक्स हैं। 5 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? पहला कॉम्प्लेक्स तो ये है जिसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या है, फ्लेवोप्रोटीन है और फेरस है। ठीक है, फेरस सल्फर प्रोटीन है। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है जिसमें फेरस सल्फर प्रोटीन है। ठीक है, UB है। तीसरा कॉम्प्लेक्स है इसमें साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। चौथा है साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये चौथा कॉम्प्लेक्स है। और पांचवा कॉम्प्लेक्स क्या है, ATP का निर्माण। ये 5 कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन में 2 चल वाहक साइटोक्रोम C और
कोएंजाइम क्यू व यूबीक्विनोन भी इसी प्रक्रम में शामिल होते हैं। ठीक है।